हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। ये जो पीएससी 2020 का जो आपका प्री होगा उसका जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज डिस्कशन में ये हमारा 25वां वीडियो। इससे पहले 10 क्लास आपकी डांगी सर ने ली थी, लेकिन अब आगे की क्लास में ही कंटिन्यू करूंगा। तो आज हम 25वीं क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का जो टॉपिक है, जो आपका इतिहास का टॉपिक होगा वो होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो मुगल एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन है। उन 50 क्वेश्चनों में से हम यहाँ पे 30 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग अपने दोस्तों से क्लास शेयर कर दीजिए। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन आप अभी देख रहे हो। ये जो टेस्ट सीरीज है 2020 के टेस्ट या जो आपका सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो टेस्ट होने वो आपके इसके अंदर 125 तो टोटल आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 101 इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 24 इसके अंदर आपकी एफएलटी होगी। टोटल आपके 125 टेस्ट होने वाले हैं। पेपर तक आप 7500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाओगे। और अब की बार ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपकी वाई लैंग्वेज है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप हमारी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो भी आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, और अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो भी आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मिलेगी 499 रुपए में। कहाँ से जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो? आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आप प्ले स्टोर से जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेस कर पाओगे। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए, आप सब लोगों के नोट्स लगभग यहाँ से पहुंचा दिए गए हैं। कुछ लोगों के नोट्स बचे हुए हैं, तो वो भी आपके कुछ दिन के अंदर आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। तो आप सभी के नोट्स पहुंच जाएंगे। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमारे नोट्स अभी तक नहीं आए, तो आप सभी के नोट्स बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का हम टेस्ट में डिस्काउंट दे रहे हैं। वो हमारी टेस्ट से 399 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ये जो टॉपर हैं, जो हमारे टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उनका आपको डेली नाम बताते हैं। आज के जो हमारे फर्स्ट रैंकर है उनका नाम है बलराम जी। बलराम जी ने यहाँ पे 37 क्वेश्चन ठीक किए। आप जानते हो क्योंकि जो हमारा टेस्ट है वो 50 क्वेश्चन का है, 50 में से 37 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ठीक किए बलराम जी ने। तो ये आज हमारे फर्स्ट रैंकर है। आप ध्यान रखिए, लगभग 1500 से अधिक लोग ये टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए जो लोग भी अभी तक ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बलराम जी ने यहाँ पे 37 क्वेश्चन ठीक किए। शिवानी श्रीवास्तव जी ने भी 35 क्वेश्चन ठीक किए 50 में से। पवन प्रजापति जी ने 35 क्वेश्चन ठीक किए। देवेश पंडवा जी ने 35 किए, और आशीष विजयवाल जी ने 34 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप अच्छा प्रदर्शन सभी लोगों में कर रहे हो। आप देख रहे हो 1500 लोगों में 5 लोग यहाँ पे हाईएस्ट पे हैं। अब हम आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज का आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराधिकार का युद्ध निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आप जानते हो उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में क्योंकि यहाँ पे उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में पूछा है। आप जानते हो इतिहास में एक शासक हुआ जिसका नाम था आपका मुगल साम्राज्य के, आप अगर जो बड़े राजा हुए उनमें अंतिम राजा था आपका कौन? औरंगजेब। इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जरूर हुए, लेकिन जो शक्तिशाली राजा थे वो औरंगजेब अंतिम माना जाता है। और औरंगजेब का एक और भाई था जिसका नाम था आपका क्या? दारा शिकोह। आप जानते हो क्योंकि दारा शिकोह और औरंगजेब इनके बीच यहाँ पे जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था कि हमारे यहाँ पे उत्तराधिकार अर्थात हमारा शासन पिता के बाद कौन संभालेगा। तो इस युद्ध में आप जानते हो दारा शिकोह की क्या हुई थी? आपकी पराजय हुई थी, और बाद में दारा शिकोह को क्या कर दिया गया था? आपका मार दिया गया था। तो यहाँ पे आपके 3 युद्ध आपको इसमें सुमेलित मिलेंगे, और एक युद्ध जो है इसमें आपका सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा युद्ध आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो देवराई का युद्ध हुआ वो आपका 1658 में नहीं हुआ था, क्योंकि जो देवराई का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कब? 5 जनवरी 1659 को। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? 1658। तो इसलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा आपका क्या? डी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी। जिन लोगों ने आंसर डी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आंसर भी थोड़े शो हो रहे हैं, क्योंकि आज मेरे हाथ पीपीटी में थोड़ी हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, इसलिए हो सकता है आज आंसर शो हो, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले आंसर इसमें शो नहीं होंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर दीजिएगा।
जहांगीर ने किस विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? आपको ये बताना है कि जो जहांगीर था उसने किस विजय के उपलक्ष्य में, जो खुर्रम था, खुर्रम आप जानते हो क्योंकि पीएससी ने क्वेश्चन 2015 के प्री में भी पूछा था कि खुर्रम किसका मूल नाम था। आप 2015 का प्री देखिएगा, अगर आपने दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि खुर्रम किसका मूल नाम था। तो आप जानते हो जो खुर्रम मूल नाम था वो था आपका किसका, शाहजहां का। जब शाहजहां को ये खुर्रम की उपाधि मिली थी, कब मिली थी, इसके बारे में आपको बताना। आज आपको आंसर पहले ही शो हो रहा है, लेकिन कल से आपको आंसर पहले शो नहीं होंगे। आज आप टेस्ट देख लीजिए, इसका डिस्कशन भी देखिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सन 1616 में, क्योंकि आप देखिएगा 1616 में आपका जो जहांगीर था, जहांगीर ने खुर्रम को एक आपके आक्रमण या एक युद्ध के लिए भेजा था। उस युद्ध का नाम था आपका क्या, अहमदनगर का युद्ध। इस अहमदनगर के युद्ध में आपके जो जहांगीर और जिनके बीच ये युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच समझौता हो गया था। और इसी के बाद से आपके जो जहांगीर था, जहांगीर ने शाहजहां को किसकी उपाधि दी थी, आपके खुर्रम की उपाधि दी थी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, अहमदनगर विजय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अहमदनगर विजय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि जो अकबर है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरिया या दिल्ली। आज आंसर शो होंगे, कल से आपको आंसर शो नहीं होंगे। थोड़ी सी पीपीटी में मिस्टेक हो गई, इस कारण आपको आंसर आज शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, क्योंकि आपको अकबर के मकबरे के बारे में बताना है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम देखिएगा दिल्ली से जो हमारा मुगल साम्राज्य है उसके जितने भी राजा हुए उन सभी के मैं आपको मकबरे बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस के मकबरे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बाबर का मकबरा देख लेंगे कि बाबर का मकबरा कहाँ पे। बाबर के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे। अकबर के बाद हम देखेंगे आपके जहांगीर का मकबरा कहाँ पे, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। जहांगीर के बाद हम देख लेंगे आपके शाहजहां का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है। और शाहजहां के बाद हम देखेंगे आपके किसका, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बाबर के मकबरे की बात करें कि जो बाबर है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आप जानते हो काबुल अफगानिस्तान में आपके बाबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा अगर हम बात करें तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे, आपके सिकंदरा में आपके अकबर का मकबरा है। और अगर हम जहांगीर के मकबरे की बात करें तो शाहदरा लाहौर में आपके जहांगीर को क्या किया गया था, आपका दफनाया गया था। तो शाहदरा लाहौर में किसका मकबरा आपका, तो यहाँ पर आपके किसका, जहांगीर का मकबरा। अगर हम बात करें शाहजहां का मकबरा तो शाहजहां का मकबरा कहाँ पे, आपका आगरा में ही है। और औरंगजेब के मकबरे की बात करें तो हम खुलदाबाद, जो औरंगजेब का मकबरा वो कहाँ पे, आपके खुलदाबाद में। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो जो अकबर का मकबरा स्थित है वो कहाँ पे, आपके सिकंदरिया में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सिकंदरिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आज आंसर शो होंगे, कल से आपको आंसर शो नहीं होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हुमायूं के विजयों में कौन सुमेलित नहीं है। आप जानते हो बाबर के बाद जो शासक बना था उसका नाम था आपका क्या, हुमायूं। अगर हम यहाँ पे देखें कि हुमायूं के मकबरे में हुमायूं की जो विजय है उसमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका हुमायूं इन्होंने जो युद्ध लड़े उसका क्रम भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, दोहरिया, उसके बाद आपका चौसा के बाद यहाँ पे आपका बिलग्राम, और बिलग्राम के बाद यहाँ पे उसका एक युद्ध था उसका नाम था आपका क्या, सरहिंद का युद्ध। ये चारों युद्ध उसके सही क्रम है। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि बाबर और हुमायूं के बीच बाबर और शेरशाह सूरी के बीच हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुए उनका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले दोहरिया, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद, ये 4 युद्धों का क्रम है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो चौसा का युद्ध है, यहाँ पे चौसा का युद्ध यहाँ पे समय लिखा हुआ है 1540 में चौसा का युद्ध नहीं हुआ था। चौसा का आपका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कब, 1539 में। इसलिए यहाँ पे जो विकल्प है उसका आंसर होगा आपका सी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 27 जून 1539 को ये युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आप जानते हो अकबर भारतीय इतिहास में महान शासक हुए, क्योंकि 2 शासकों को हम महान शासक के नाम से जानते हैं। एक आपका अकबर है और दूसरा आपका अशोक है। दोनों, अशोक और अकबर, दोनों को हम महान शासक बोलते हैं।
इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, अकबर ने भी कुछ अच्छे कार्य किए। इन कार्यों को आपको सही क्रम में जमाना है, तो इन सबका आपको क्रम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पता है आपका जजिया कर, फिर आपसे पूछा इबादत खाने का निर्माण, फिर हमने बात की आपके मजहर की घोषणा, और फिर बात की हमने दीन इलाही की। अगर हम बात करें जजिया कर की समाप्ति, जो अशोक था, इसने सबसे पहले, आप जानते हो, मोहम्मद बिन कासिम जो आपका प्रथम अरब आक्रमणकारी था, उन्हीं अरबों के द्वारा भारत में जजिया कर का प्रारंभ किया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, मुगल साम्राज्य में आके ये जो जजिया कर था, एक आपका ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था। ये जो जजिया कर था, इसकी समाप्ति अकबर के द्वारा 1564 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। आपके तो जजिया कर की समाप्ति हुई थी कब? आपकी 1564 में। अगर हम बात करें इबादत खाने का निर्माण, कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब किया था, तो अकबर जो था उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था आपका कब? 1575 में। इसलिए जिन लोगों ने 1575 में इबादत खाने का निर्माण है। अब हम बात करें मजहर की घोषणा, तो जो मजहर की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? आपकी 1579 में। और जो आपके दीन इलाही को एक धर्म के रूप में यहाँ पे आप जो अकबर था उसने एक नया धर्म प्रारंभ किया था, उस धर्म का नाम था दीन इलाही। तो दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया था आपका कब? 1582। अब आपको इसका सही क्रम में जमाना, तो आप देखिए सही क्रम है, पहला 64 में, दूसरा आपका 75 में, फिर आपका 79, फिर 82। तो 1, 2, 3 और 4 ये इसका सही क्रम होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी। तो जिन लोगों ने आंसर बी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। आपको ये जो सूची दिख रही है इसको आपको सही सुमेलित कर, इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि आपके कुछ राजाओं के नाम है और कुछ उनके द्वारा बनाई गई इमारत या उनकी स्थापत्य कला के नाम है। सबसे पहले आप देखिए बाबर लिखा हुआ है, उसके लिखा उसके आगे दीन पना, अकबर लिखा उसके आगे जहांगीरी महल, और जहांगीर लिखा उसके आगे अकबर का महल। आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको हुमायूं के बारे में पता होगा, क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ते हो तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी उसने एक पुस्तकालय बनाया था, उस पुस्तकालय का नाम था आपका क्या? दीन पनाह पुस्तकालय नामक स्थान की सीढ़ियों से गिरकर आपके ऊपर मृत्यु। तो यहाँ पे आपका पहला तो हुमायूं के द्वारा जो बनवाया गया पुस्तकालय था उसका नाम था आपका क्या? दीन पनाह पुस्तकालय। अब अगर हम बात करें अकबर, तो अकबर की मृत्यु हुई थी, तो जिसकी मृत्यु होती पहले वो अकबर का मकबरा नहीं बनवा सकता, तो अकबर के पुत्र का नाम था आपका क्या? जहांगीर। तो जो आपके अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपके जहांगीर। करें जहांगीर महल की, तो जहांगीर महल को किसके द्वारा करवाया गया था? आपके अकबर के द्वारा। जहांगीर महल था, इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। और अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपके जहांगीर के द्वारा। अब आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन, आपको जामी मस्जिद है उसका जो संबल में उसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपके बाबर ने। तो आप यहाँ पे विकल्प देखिएगा, जामी मस्जिद का निर्माण करवाया बाबर के द्वारा, दीन पना पुस्तकालय का निर्माण करवाया था हुमायूं ने, जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था आपके किसने? अकबर ने, और अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था किसने? आपके जहांगीर ने। इसलिए विकल्प 1, 2, 3, 4 सही है। इसलिए जो लोग इसका आंसर 1, 2, 3, 4 लगाए हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो कि 2020 के प्री को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आज आपको आंसर शो हो रहे हैं, लेकिन मैं साथ में आपको और भी बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, कल से आपके इसके आंसर शो नहीं होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? आप जानते हो अकबर के जो दरबार थे उसमें आपके 9 रत्न हुआ करते थे, उन 9 रत्न में एक व्यक्ति का नाम था आपका क्या? बीरबल। आप जानते हो हिंदू थे आपके बीरबल। तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने आपके बीरबल को भेजा था। तो जब ये यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे तो उस समय आपके अकबर की क्या हुई थी? यहाँ पे बीरबल इसमें क्या हुई थी? आपकी मृत्यु। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बीरबल की मृत्यु का यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने का समय लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं दिख रही है, इकता व्यवस्था, जागीर व्यवस्था, अमरम व्यवस्था और मोकासा व्यवस्था। आपको ये बताना है कि ये व्यवस्था किन किन राजाओं या कौन कौन से जो साम्राज्य थे उनके समय आपको प्रचलन में मिलती है।
अब यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें इक्ता व्यवस्था। आप इक्ता व्यवस्था जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हो तो इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ आपके अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर की जो सेना थी अधिकांशतः वो किस पे आधारित थी आपकी, वो इक्ता व्यवस्था पे। अगर हम बात करें जागीर, तो जो आपके मराठे होते थे, मराठों के समय जो व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था का नाम था आपका क्या, जागीर। और अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य में जो व्यवस्था चलती थी उसका नाम था अमरम व्यवस्था। और जो दिल्ली सल्तनत था आपका, उसके समय जो व्यवस्था चलती थी वो चलती थी आपकी कौन सी, मोकासा व्यवस्था। इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा ए का जो आंसर होगा वो होगा आपका 3, बी का आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या, 2। तो बी का आंसर हो जाएगा आपका क्या, 2। जागीर किस समय थी आपकी, तो जागीर थी आपकी किसके समय, शिवाजी या मराठा के समय। तो सॉरी, बी का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2। सी के अगर हम आंसर की बात करें अमरम, तो ये विजयनगर साम्राज्य के समय। और डी की बात, सॉरी यहाँ पे आंसर थोड़ा मेरे हाथ में स्प्रिंट हो गया है, क्योंकि जो मोकासा व्यवस्था थी, मोकासा यहाँ पे ध्यान रखिएगा मराठों के समय प्रचलन में थी, ना कि आपके जो शिवाजी, सॉरी ना कि दिल्ली सल्तनत के समय। तो मोकासा का आ जाएगा आपका यहाँ पे मराठा, और जो दिल्ली सल्तनत आ जाएगा उसका आ जाएगा आपका क्या, जागीर। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक इनमें से कौन था। आप जानते हो जौनपुर जो राज्य था, यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें कि जौनपुर राज्य कहाँ पर है, किसने स्थापना की, इसके बारे में जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो था आपका क्या, जोना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जोना खां की याद में अपने यहाँ पे जो एक शहर बसाया, सॉरी उसके जो पिताजी थे उन्होंने जो शहर बसाया था उसका नाम था आपका क्या, जौनपुर। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना का था और उसी की याद में बसा हुआ था जो शहर था उसका नाम था आपके जौनपुर। अगर हम जौनपुर के अगर अंतिम शासक की बात करें कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो जौनपुर का जो अंतिम शासक था उसका नाम था आपका क्या, हुसैन शाह। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर हुसैन शाह लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था आपका क्या, हुसैन शाह। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। आप जानते हो इतिहास में अकबर का जब शासनकाल आता है, क्योंकि ये मेंस का भी क्वेश्चन है, अकबर का जब शासनकाल आता है तो अकबर के शासनकाल में इसने हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दिया, इसलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं। इस अकबर ने आपके अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इनके समय आपके बहुत सारे ग्रंथों का क्या हुआ था, आपका हिंदी में अनुवाद हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम इन ग्रंथों की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पे ग्रंथ थे जिनका यहाँ पे क्या किया गया था, आपका अनुवाद किया गया था, तो यहाँ पे देखिए एक जो ग्रंथ था उसका मैं ग्रंथों के कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक जो ग्रंथ है उसका नाम है आपका क्या, पंचतंत्र। पंचतंत्र के बाद दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है आपका क्या, अथर्ववेद। बहुत सारे ग्रंथों का यहाँ पे क्या हुआ था, आपका अनुवाद हुआ था। अथर्ववेद के बाद यहाँ पे आपका एक जो ग्रंथ है उसका नाम है राजतरंगिणी। ग्रंथ का नाम क्या आपका, राजतरंगिणी। और इसके बाद जो एक ग्रंथ है उसका नाम है आपका क्या, तुजुक ए बाबरी। यहाँ पे ध्यान रखिए, तुजुक ए बाबरी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पंचतंत्र था, पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया था, तो जो पंचतंत्र का अनुवाद किया था उनका नाम था आपका क्या, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा यहाँ पे पंचतंत्र का क्या किया गया था, आपका अनुवाद किया गया था। किसमें किया था, आपका यहाँ पे फारसी में, क्योंकि हिंदी का ग्रंथ था तो इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। और इसका नाम क्या रखा था इन्होंने रखा था आपका क्या, अनवर ए सादात। अगर हम बात करें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का यहाँ पे जो अनुवाद किया था वो किया था आपके किसने, इब्राहिम सरहिंदी ने। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम सरहिंदी ने यहाँ पे अथर्ववेद का क्या किया था, अनुवाद। अगर हम बात करें राजतरंगिणी, क्योंकि आप जानते हो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा, सॉरी विष्णु शर्मा नहीं है, राजतरंगिणी ये आपका जो गुप्त काल का एक बहुत ग्रंथ है। मुझे इनके इतिहासकार का नाम तो पता अभी याद नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें मुल्ला शाह ने इनका क्या किया था, आपका अनुवाद किया था किसमें, आपके फारसी भाषा में। और यहाँ पे आप तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी का किया था आपके किस व्यक्ति ने, उनका नाम था आपका क्या, अब्दुल रहीम खाना। लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो लीलावती था इसका अनुवाद किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा जो लीलावती था इसका अनुवाद किया था आपके किसने, उन व्यक्ति का नाम था आपका क्या, फेजी। और फेजी ने जब इसका अनुवाद किया था तो इसका नाम क्या रखा था, तो इसका नाम रखा था आपका क्या, सहेली। तो यहाँ पे आपका फेजी ने आपका इसका अनुवाद फारसी में किया आपके लीलावती का, और उसका नाम रखा आपका क्या, सहेली। तो जिन लोगों ने इसका आंसर फेजी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। हम यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं कि कौन सा महल ऐसा है जो फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है? ये मोती मस्जिद बनवाई गई थी किसके द्वारा? आपके औरंगजेब के द्वारा। और ये ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है आपकी? ये स्थित है आपकी किसमें? दिल्ली में। इसलिए मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। और ये कहाँ पर स्थित है आपके? तो ये स्थित है आपके दिल्ली के अंदर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 11 का आंसर बी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12, आपके कुछ युद्ध आपके यहाँ पे या कुछ घटनाएं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। आपको इन घटनाओं का सही क्रम या इनका सही सन बताना है कि किस सन में आपकी ये घटनाएं हुई थी। अगर हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, अकबर और महाराणा प्रताप इन दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1575-76 में। जो नादिर शाह था, नादिर शाह ने, आप जानते हो, दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसे हम ईरान का नेपोलियन या ईरान का नेपोलियन जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है नादिर शाह, उसने आक्रमण किया था 1739 में। शिवाजी का जो देहांत हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1780 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का जो अधिकार प्रदान किया गया था वो 1680 में प्रदान किया था। तो ए का आंसर हो जाएगा आपका 1, जो बी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, सी का आंसर जो होगा वो होगा आपका 3, और जो डी है उसका आंसर होगा आपका क्या? 2। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको मुगल काल के जो युद्ध है उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, इन युद्धों की बात करें कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुए। सबसे पहला युद्ध है आपका कौन सा? स्क्रीन पर घाघरा। फिर लिखा हुआ आपका कौन सा युद्ध? उसका नाम है आपका क्या? खानवा। खानवा के बाद लिखा हुआ आपका कौन सा युद्ध? वो है आपका कौन सा? चौसा। और चौसा के बाद लिखा हुआ आपका कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। अब अगर हम इन युद्धों का क्रम देखें तो जो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका, ये युद्ध कब हुआ था? तो आपको घाघरा का युद्ध पता भी होगा। यहाँ पे आपके 1529 में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध अफगान एवं बाबर दोनों के बीच, अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने अफगानों को इसमें क्या किया था? आपका पराजित किया था। फिर खानवा के युद्ध की बात करें तो हम आपका कब हुआ? ये आपका 1527 में हुआ। फिर चौसा के युद्ध की बात करें तो आपका ये 1539 में हुआ। और उसके बाद जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था आपका क्या? सामूगढ़। तो घाघरा, खानवा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खानवा आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा? आपका घाघरा का युद्ध आएगा। तो 2, 1, 3, 4 इसका क्रम सही है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 2, 1, 3, 4 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, जिसका डिस्कशन अब आप देख रहे हो। इसकी अब आपकी डेली क्लास होगी। डेली आपकी क्लास 9 बजे रहेगी। ये टेस्ट सीरीज आप एग्जाम गुरुजी ऐप पे जाकर परचेज कर सकते हो। 499 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट, उन लोगों को टेस्ट सीरीज 399 रुपए में प्राप्त होगी। तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, जो हुमायूंनामा नामक एक ग्रंथ आपको पता होगा, हुमायूंनामा नामक ग्रंथ होगा, उसमें आपको पूरा जो मुगल काल का पूरा ऐतिहासिक विवरण मिल जाएगा। ये लिखा हुआ किसके द्वारा? आपके गुलबदन बेगम के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर गुलबदन बेगम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के शासक या नवाब वजीर कहलाते थे? अगर हम बात करें अवध, अवध की अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अवध जो था उस अवध की स्थापना किसने की थी? तो अवध की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है आपका क्या? शहादत खां। शहादत खां ने आपके अवध की क्या की थी? आपकी स्थापना की थी। अब जब अवध की स्थापना की थी तो जो अवध के नवाब थे वो अवध के नवाब कहलाते थे आपके क्या? वजीर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अवध के नवाब का वजीर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, हैदर अली निम्न में से किसकी मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र शासक बना था? आप जानते हो, अगर हम हैदर अली के बारे में बात करें, हैदर अली 1761 में, ध्यान रखिएगा 1761 में ये किसका शासक बन गया था? आपका हैदर अली बना था आपका मैसूर का शासक। और इसी के पुत्र का नाम था आपका क्या? टीपू सुल्तान। तो अब ये जो हैदर अली शासक बना था वो चिक्का कृष्णाय नामक व्यक्ति के स्थान पर ये मैसूर के शासक बने थे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर चिक्का कृष्णराज लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, 1831 में निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? अब अगर आप इसका आंसर लगाना चाहो तो आप एक लॉजिक से इसका आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 1829 की एक महत्वपूर्ण घटना, पीएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी था। 1829 में यहाँ पे जो भारत था उसमें आपके सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, आपका बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अब जब सती प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया था तो आप जानते हो यहाँ पे जब गवर्नर जनरल था उसका नाम था आपका क्या, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ऐसे व्यक्ति है, ये मध्य भारत जो था, क्योंकि इससे पहले कंपनी का शासन बंगाल पे हुआ करता था और 1833 के समय में कंपनी का शासन बंगाल से संपूर्ण भारत पे आ गया। तब संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। तो अब आप जानते हो 29 से 33 के बीच में गवर्नर जनरल कौन व्यक्ति रहे, उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आप इसमें आसानी से ऊपर जो आपका सन लगा हुआ है इसके अनुसार आप आसानी से पकड़ सकते हो कि जो लॉर्ड विलियम बेटिक थे इन्होंने आपके मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेटिक लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस सन में हुआ था? अब यहाँ पे अगर हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो आप सारे आंग्ल मैसूर युद्ध देख लीजिए कि कौन कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर हुए हैं। मैसूर युद्ध, फिर इसके बाद आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद आपका अगला जो युद्ध हुआ उसका नाम था आपका क्या, तृतीय। 3 आंग्ल में है। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध का अगर आपको समय भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1769 में, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हुआ आपका कब, 1784 में, और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हुआ आपका कब, 1792 में। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इसकी संधि भी पूछी जाती है, क्योंकि ये युद्ध समाप्त हुए थे किसी संधि के तहत समाप्त हुए, तो इसकी संधि को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, मामाश्री। ध्यान रखिए ट्रिक क्या है आपकी, तो ट्रिक आप याद रखिए मामाश्री। देखिए यहाँ पे मद्रास, मद्रास के बाद मंगलोर, और यहाँ पे श्री से आ जाएगा आपका क्या, श्रीरंगपट्टनम। तो तीनों युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1769 में। आपकी जो संधि थी उस संधि का नाम था आपकी मद्रास की संधि। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो 1784 में आपकी ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1792 में हुई थी, और इसके तहत जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था आपका क्या, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तृतीय आंग्ल मैसूर या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, जिसमें आप जानते हो जो टीपू सुल्तान था उसकी क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था उस युद्ध का जो समय था वो था आपका कब का, 1799 का। इसलिए जिन लोगों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का आंसर 1799 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चतुर्थ में कोई भी संधि नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर आपका जो टीपू सुल्तान था उसकी क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु। इसलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ 1799 और 1799 में आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1799 लगाया उन सभी का आंसर। अब आपको अभी मैं पहली संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था, तो आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समापन की संधि पता है, मद्रास युद्ध का जो समापन हुआ वो हुआ आपकी मंगलोर संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ वो हुआ आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर श्रीरंगपट्टनम की संधि लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप मामाश्री याद रखिए, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध की आपकी जो समापन की रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा लहरी के लेखक निम्न में से कौन है? अब यहाँ पे आपसे गंगा लहरी के लेखक के बारे में पूछा है कि गंगा लहरी के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा जो गंगा लहरी है, वैसे तो आप गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, राजनीति की वंचिका, बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, ये आप एमपी के जब कवि पढ़ते हो उन कवियों में इनके नाम नहीं है। ध्यान रखिएगा ये एमपी वाले नहीं, ये पंडित जगन्नाथ है। पंडित जगन्नाथ के द्वारा गंगा लहरी नामक ग्रंथों का क्या किया था, आपका लिखा गया था। तो पंडित जगन्नाथ ने आपके गंगा लहरी नामक ग्रंथ लिखा है। यहाँ पे गंगा जो आपकी गंगा नदी है उस गंगा के विविध गुणों का इसके अंदर क्या किया गया, आपका वर्णन किया गया। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पंडित जगन्नाथ लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आज के लिए मैं आपसे थोड़ी कुछ क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पीपीटी थी मैंने ही बनाई थी, इस कारण मेरे हाथ हो सकता थोड़ी सी, मुझे इतना टेक्निकल इसका नॉलेज नहीं है, इस कारण थोड़ी गलती हो गई है। कल से मैं इसमें सुधार कर लूंगा। इसलिए कल से आपको क्लास बिल्कुल विधिवत तरीके से, प्रॉपर तरीके से कल से क्लास मिलेगी। आज की क्लास में आपने
इतनी देर बने रहे, अच्छे से आपने क्लास देखी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपकी क्लास बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो कि आप 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। और आपको टेस्ट सीरीज के बारे में एक बात, ये एक इन्फॉर्मेशन मैं जरूर अभी देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक टेस्ट दिए हैं या नहीं भी दिए तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार टेस्ट सारे डबल से दीजिए, क्योंकि आपके जो सारे टेस्ट हैं उन सबका डिस्कशन अब डाल दिया गया। आपको जो हर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको उसका क्या मिल जाएगा, आपका डिस्कशन भी मिलेगा। इसलिए आपको हर टेस्ट देके आप फ्री होंगे तो उसकी आपको आंसर की समरी भी आपके सामने पूरी खुलकर आएगी कि ये युद्ध हुआ, ये घटना हुई, इस घटना का ये कारण था, इसका ये आंसर क्यों है, इसका ये आंसर क्यों नहीं है। तो आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। और साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। 399 रुपए में हमें उन लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगी। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। साथ ही में हमारे प्रिंटेड नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप हमारे प्रिंटेड नोट्स ले सकते हो। ये नोट्स ध्यान रखिए अब लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों के पहुंच चुके हैं, कुछ लोगों के रह गए हैं तो उन लोगों का पता चेंज होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। लगभग सभी बच्चों के नोट्स पहुंच गए हैं। अब अगर आप नोट्स परचेज करते हो तो 6 से 7 नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। और ये हमारा पीएससी प्री का कोर्स अवेलेबल है जिसमें ये आपको 2999 रुपए में प्राप्त होगा। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, प्लस यहाँ पे वीडियो कोर्सेज भी रहेगी, आपकी वीडियो रहेगी जिसमें आपके न्यू सिलेबस के अनुसार आपको सारा के सारा कोर्स या सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में हम आपको मटेरियल भी अवेलेबल कराएंगे जो आपके घर आपके पहुंचा दिए जाएंगे। कल का क्लास का जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो कल आप अच्छे से टेस्ट देकर आइएगा, अच्छे से आप तैयारी करके आइएगा। आज की क्लास में कुछ गलतियां हुई है, कल से मैं कोशिश करूंगा ये गलतियां आपकी नहीं होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने घर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कल हम इसी समय 9 बजे हमारी क्लास आपकी अब डेली होगी। आज के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।